11वीं वीडियो है ये, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की। अभी चैप्टर 4 चल रहा है, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में घुस रहे थे या शुरुआत की जो एक दो जंगे वो जीत गए थे, उस समय पे इंडिया के हालात क्या हैं, ये सब चीजें दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 11वीं वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ साथ अगर अब तक आपने ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की ये लेटेस्ट एडिशन वाली किताब नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए, अपने सामने रखिए और जो मैं आपको समझा रहा हूं साथ साथ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या जानने की कोशिश करेंगे, नेचर एंड लिमिटेशंस ऑफ रीजनल स्टेट्स और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके अंदर के जितने सब हेड्स यहाँ पे कंप्लीट हो पाएंगे 20 मिनट लगभग में, उतने करेंगे, बाकी अगली वीडियोस में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे मुगल अंपायर का डाउनफॉल होगा, मुगल अंपायर का डाउनफॉल इससे पहले एक वीडियोस में हमने देखा, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स उठने लगेंगे इंडिया में मुगल इंपीरियल अथॉरिटी के डाउनफॉल के बाद। तो मुगल इंपीरियल अथॉरिटी गिरी, इंडिपेंडेंट दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम उठे। पर क्या इन सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स ने अपने आप को आजाद बोल दिया? नहीं। इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम्स थे जिन्होंने अपने आप को मुगल्स के अधीन माना। वो राज इंडिपेंडेंटली करते थे, वो हर डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेते थे, पर उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमारे ऊपर मुगल्स हैं, अल्टीमेट राजा मुगल्स हैं। तो कहते हैं ना कि देखिए क्या था दोस्तों, कि जो मुगल रूल था ना, दैट मुगल रूल वॉज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ अ बिगर एरिया। बट एक्चुअली में वो बिगर एरिया बहुत छोटे छोटे राजे रजवाड़ों के कंट्रोल के अंदर था, और उसमें से बहुत सारे राजे रजवाड़े मुगल अथॉरिटी को एक सेंट्रल अथॉरिटी मानते थे। अब इसमें मराठास भी थे, तो मराठास के लीडर्स ने भी मुगल एम्परर को सेंट्रलाइज्ड माना एक समय पे। सिख जो चीफ्स थे, जो सिख राजाओं थे, उन्होंने भी मुगल एम्परर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे। हैदराबाद, बंगाल और अवध वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही दिया था, ठीक है। हालांकि आप देखोगे कि मराठास और सिख के मुगलों के साथ बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई हैं, लेकिन ये जो जगहें थी, ये जो रीजनल स्टेट्स थी, इनकी जो पॉलिटी थी, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो काफी हद तक रीजनल था। रीजनल मतलब कि वहां के एरिया के हिसाब से था। और खास बात ये थी कि ये जो रीजनल अथॉरिटी चलाते थे, ये मराठास, ये सिख, ये सब जो लोकल ग्रुप्स थे ना, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, तो वहां पे जो लोग थे जो ट्रेड वगैरह करते थे, जमींदार हो गए, लोकल नॉबल्स हो गए, शिफ्टेन हो गया। मराठा का जो रूल था बहुत बड़े इलाके में था, सिखों का रूल बहुत बड़े इलाकों में था, अवध के जो नवाब थे उनका रूल बहुत बड़े इलाके में था। तो बहुत बड़े इलाके में ये रूल करते थे। जो छोटे लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए लोकल लेवल पे जो नॉबल्स थे, जो जमींदार थे, जमींदार इनकी टैक्स कलेक्शन में मदद करते थे, जागीरदार इनकी टैक्स कलेक्शन में मदद करते थे, जो मर्चेंट्स थे वो भी इनको टैक्स देते थे। तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को चलाने के लिए इन लोकल रूलर्स को, यानी इन रीजनल किंगडम्स को, जो और लोकल लेवल पे जो रूलर्स हैं, जो नॉबल्स हैं, जो जमींदार हैं, उनके साथ बना के रखना पड़ा। ये बात हो गई। क्योंकि ये जो लोकल रूलर्स थे, मराठास और सिख, ये जानते थे कि मुगल अंपायर ये जो आज की डेट में कमजोर पड़ा है, इसके कमजोर पड़ने की एक मेन वजह यह है कि बहुत सारे जमींदारी रिबेलियन हुए, बहुत सारी जागीरदारी रिबेलियन हुए। जागीरदारी क्या होती मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर इनको अपना राज बना के रखना, अगर मराठाओं को, जाटों को, बाकी जो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज अगर उनको अपने राज बना के रखने, इवन राजपूत को अगर अपने इलाके में राज बना के रखना है, तो जो लोकल लेवल पे जमींदार है, मर्चेंट है, लोकल नॉबल है, शिफ्टेन है, उनके मदद की जरूरत पड़ेगी। उनकी मदद के बिना राज नहीं चल पाएगा। तो क्या ऐसे कोई स्टेट्स थे जिन्होंने लोकल लेवल के जमींदारों, मर्चेंट्स को कोई वैल्यू ही नहीं दी? तो बिल्कुल थे। तो आप देखोगे मैसूर अंडर हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान, इसने लोकल शिफ्टेन्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इनकी जो लीडरशिप थी वो बहुत सेंट्रलाइज्ड थी। फिर ज्यादातर जो रीजनल स्टेट्स थे उनमें कुछ कॉमन खामियां थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खामी थी दोस्तों की, जो प्रोविंशियल रूलर्स थे ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं तैयार कर पाए, ये एक प्रॉपर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं तैयार कर पाए, ये एक प्रॉपर साउंड फाइनेंशियल सिस्टम नहीं तैयार कर पाए। अच्छा, आप देखोगे इन लोगों ने काफी हद तक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो एक तरीके से तैयार किया, बट इनका जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो उस लेवल पे डिसिप्लिन नहीं था जिस लेवल पे जो अंग्रेजी सोल्जर्स थे वो डिसिप्लिन थे। इंग्लिश सोल्जर्स मॉडर्न मीन्स पे काम करते थे। इंग्लिश सोल्जर्स जो थे, अब हालांकि वो इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में इंग्लिश सोल्जर्स के साथ साथ वो सोल्जर्स भी थे जो कि इंडियन थे, जिनको पैसा दे रही थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी में रह के लड़ने के लिए। तो भले ही इंडियन थे लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में थे, तो उनके पास अच्छे हथियार थे।
उनके पास अच्छी ट्रेनिंग थी, उनको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन किया जाता था, आर्मी रूल्स सिखाए जाते थे। वहीं पे जो मराठा सरदार थे, उनकी जो आर्मी थी वो उतनी डिसिप्लिन नहीं थी, उनके पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे, उस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिस लेवल का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में था। फिर आप देखोगे अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था जबरदस्त था। उस लेवल का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिख्स और मराठास को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सिख और मराठा वही एक्सप्लॉयटेटिव रूल्स को फॉलो करेंगे, बट अंग्रेज एक लेवल से ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो जाएंगे। बट बात यह है कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना उनको आ गया। अंग्रेजों को यह पता था कि अपने राज को अगर कंसोलिडेट करना है तो हमें अपने फाइनेंसेस को कंसोलिडेट करना है, सही जगह पे सही पैसे को लगाना है। आप देखोगे दोस्तों, जो बड़े बड़े मराठा सरदार थे ना, कभी कभी ऐसा हुआ कि वो आपस में भी लड़ रहे थे। अंग्रेजों में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों को क्या पता था कि ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट हैं, जो इनका मेन मालिक हैं वो लंदन में बैठते हैं, वो इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये फील्ड पे काम करते हैं। वहीं पे आप देखोगे जो मराठा जैसी पावर्स थी वो आपस में भी काफी लड़के कमजोर हो रही थी। अच्छा, एक स्टेट यहां पे निकल के आता है दोस्तों, जो कि है मैसूर। मैसूर ने हमेशा अपने आप को कोशिश की मॉडर्नाइज करने की। तो अगर आप देखोगे मैसूर की मिलिट्री ठीक ठाक मॉडर्नाइज थी, बट अंग्रेजी मिलिट्री के सामने वो कुछ भी नहीं थी। और मैसूर भले ही आगे हो, बट साइंस और टेक्नोलॉजी में मैसूर पीछे था। हालांकि कोशिश बहुत की थी टीपू सुल्तान ने वेस्टर्न मेथोडोलॉजी को इनबिल्ट करने की, वेस्टर्न मेथोडोलॉजी को, वेस्टर्न तरीकों को इम्बाइब करने की, लेकिन उस लेवल पे इम्बाइब कर नहीं पाया था जिस लेवल पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर रखा था। तो खास बात थी दोस्तों, ये जो मराठास थे, ये जो मैसूर अंपायर था और आसपास की जो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, ये लगातार आपस में लड़ाई कर रहे थे, इनके बीच में लगातार आपस में जंगें हो रही थी। तो मराठास लगातार मैसूर पे अटैक करते थे, बाद में देखेंगे मैसूर पे अंग्रेज भी अटैक करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, ये आपस में लगातार लड़ रही थी। और आप देखोगे कि आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को तो कमजोर कर देंगे। तो मराठा आपके टीपू सुल्तान मैसूर से लड़े, दोनों लोग कमजोर हुए। इसी तरीके से राजपूत मराठास से लड़े, दोनों लोग कमजोर हुए। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी एक डोमिनेट नहीं करेगा पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं वो आगे चल के हार जाएगा। तो मराठास भले ही बड़ी स्ट्रांग ताकत थी, लेकिन अंग्रेजों से वो हार जाएंगी। सिख भले ही बड़ी स्ट्रांग ताकत थी, अंग्रेजों से हार जाएंगी। मैसूर भले ही बड़ी स्ट्रांग ताकत थी, अंग्रेजों से हार जाएंगी, क्योंकि कभी भी इंडियननेस के नाम पे इन लोगों ने आपस में अपने आप को यूनाइट नहीं किया और ब्रिटेन के ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये टिक नहीं पाए। आप देखोगे कि ब्रिटेन इतना धोखेबाज थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी धोखेबाज थी, वो ट्रीटी करती थी और अपनी मर्जी के हिसाब से वो ट्रीटी तोड़ देती थी। जैसे डुप्लिक्स था ना, डुप्लिक्स शुरुआत में ये बोलता था कि देखिए, जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो फॉरेन पॉलिसी में कोई भी परमानेंट एनिमी या फिर कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। ड्यूप्लिक्स ने बहुत पहले ही बोल दिया था। ड्यूप्लिक्स ने बोला कि मेरा जो मेन मकसद है वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़े इंडिया में। बाकी मैंने कौन से इंडियन रूलर्स के साथ क्या ट्रीटी की है, मैं उस ट्रीटी की कंडीशंस को तभी मानूंगा जब वो कंडीशन मुझे फेवर कर रही है। अगर वो ट्रीटी की कंडीशन मुझे मेरे अगेंस्ट जा रही तो मैं उसको नहीं मानूंगा। यही चीज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सरगना बैठे थे, उन्होंने क्या बोला, ट्रीटी साइन कर देते थे। तो उन्होंने हैदर अली के साथ भी ट्रीटी साइन की। हैदर अली के साथ ट्रीटी साइन की कि अगर मराठा आपको अटैक करेंगे तो हम आपको बचाएंगे। बाद में देखा मराठा ने जब अटैक किया, अंग्रेज बचाने ही नहीं आए, अपनी ट्रीटी पर से पलट गए वो। तो वो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी ट्रीटी पर से पलट जाते थे। अच्छा, आप देखोगे दोस्तों कि ये जो स्टेट्स थे मैसूर, मराठा, ये आपस में लड़ रहे थे, ये मुगलों के साथ भी लड़ रहे थे। लेकिन कभी भी कोई भी स्टेट, मराठा स्टेट हो गया या फिर सिख स्टेट हो गया या फिर मैसूर स्टेट हो गया, ये स्टेट इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि सेंट्रली वो कभी मुगल रूल जैसा शासन कर सके। ये कहा जा रहा था कि जो मराठास थे ये मराठा ताकतवर हो रहे थे दोस्तों। और पेशवाशिप के अंदर, पेशवा जो लीडर्स थे, जो की शुरुआत हुई आपकी बालाजी विश्वनाथ से, फिर बाजीराव आए, इनकी लीडरशिप के अंदर जो मराठा एम्पायर है बहुत तेजी से उठा। लेकिन मराठा एम्पायर का पतन होगा दोस्तों जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली, उसका साथ दिया रोहिल्लास ने, और उसकी लड़ाई हुई मराठास से, और मराठा यहां पे हार जाते हैं। मराठा यहां इसलिए भी हार जाते हैं क्योंकि कोई भी इंडियन पावर इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा की मदद नहीं करती है। सब लोग मराठा
से बहुत परेशान थे, काफी अटैक करते थे मराठास, लोगों को हरा के उनसे टैक्स मांगते थे, इसलिए सब परेशान थे मराठा से और किसी ने भी मराठा का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मदद नहीं की। आप देखेंगे 1761 में मराठा हार जाएंगे। इस 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले अगर कोई एक ऐसी पावर इंडिया में नजर आ रही थी जो कि मुगल रूल जैसा सेंट्रलाइज्ड शासन को स्थापित कर सके तो वो केवल मराठा पावर थी। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद वो मराठा पावर कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे मराठा पावर उठेगी, बढ़ेगी, लेकिन कभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी जिस लेवल पे वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले थी। और बाद की जो मराठा पावर है वो शुरू फिर आपकी एंग्लो मराठा वार लड़ेगी। शुरुआत में मराठाओं को कुछ सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप बाद में देखोगे कि पूरी तरीके से मराठाओं को अंग्रेज हरा देंगे। फिर एक और चीज दोस्तों इसमें जो कि थी आपकी जागीरदारी क्राइसिस। ये जागीरदारी क्राइसिस क्या है, होता क्या है जागीरदारी, पहले बता दिया है, एक शब्द में फिर से बता देता हूं। जागीरदारी में क्या होता है दोस्तों कि एक बड़ा सा लैंड है, आपने लैंड को आइडेंटिफाई किया, उस लैंड को आपने किसी जागीरदार को दे दिया और आपने उस जागीरदार से बोला कि भाई तुम मुझे इस लैंड से इतना पैसा साल में दोगे। अब इस लैंड पे तुम किससे कैसे एग्रीकल्चर करा रहे हो, कितने पौधे उगा रहे हो, कितने प्लांट्स उगा रहे हो, उससे तुम्हें कितना फायदा हो रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो बड़े जो रूलर्स होते थे ना उस समय पे जागीरदार को लैंड बांट दिया करते थे और वो जागीरदार उस लैंड से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो जागीरदार जो नीचे के किसान होते थे ना उनको दबा डालते थे। अब हुआ क्या, जागीरदारी क्राइसिस शुरू होगी। कैसे शुरू होगी, लैंड कम है, ठीक है, और उस लैंड के ऊपर क्लेम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ये जो क्राइसिस थी आप देखोगे दोस्तों औरंगजेब के लास्ट ईयर्स में बढ़ने लगी। तो औरंगजेब ने मनसब बढ़ा दिए थे, तो हो क्या हो रहा था कि भाई लैंड कम थी और उस लैंड पे मनसब क्लेम करने वाले ज्यादा थे। तो औरंगजेब ने क्या किया कि भाई जिस चीज से 100 रुपए आना था बोल दिया कि इस चीज से 400 रुपए आएगा। अब देखा जाए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उस लैंड से 400 रुपए आना, लेकिन जिसको भी वो जागीरदारी मिलती थी, जिसको भी वो मनसबदारी मिलती थी, वो ज्यादा से ज्यादा किसानों को दबाता था, एग्रीकल्चरिस्ट को दबाता था। यही राजपूतों के राज में भी हुआ, यही मराठाओं के राज में भी हुआ, यही कुछ हद तक सिखों के राज में भी हुआ। उन्होंने नीचे की एग्रीकल्चरल पीजेंट कम्युनिटी को दबाया और एक टाइम के बाद एग्रीकल्चर पीजेंट कम्युनिटी भी बोलेगी कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमें माफ करो, ठीक है। फिर इकोनॉमी की स्टैग्नेशन के और भी बहुत से रीजन थे दोस्तों। जो ट्रेड था, ट्रेड चल रहा था, प्रॉस्पर भी कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या था ना कि जो कांस्टेंट वॉर हो रहे थे एक दूसरे के बीच में और जगहों के लिए जो कंटेंशंस थे वो बढ़ रहे थे, जिसके चलते आप देखोगे कि ओवरऑल इंडिया में कोई एक ऐसा एम्पायर, कोई एक ऐसा राज नहीं उठ पाया जो एक बड़ी लीडरशिप प्रोवाइड कर सके ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस पे या इंडिया के बहुत बड़े रीजन पे लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। और अगर कुछ समय पे मराठा इतने स्ट्रांग हुए भी तो बाद में वो टूट गए, 1761 के बाद वो टूट जाएंगे। और जो मराठा का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है उसकी टाइमिंग जबरदस्त है। 1757 में आप देखोगे दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी होगा, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होगा और 1761 में मराठा जो स्ट्रांग थे वो हार गए। जब मराठा हार गए, उनकी ताकत गिर गई, उसके बाद इंडिया में एक ही ताकत स्ट्रांग बची और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली तो लूटपाट मचा के वापस चला गया। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली की आर्मी के भी हजारों लाखों सोल्जर्स मरे थे, तो अहमद शाह अब्दाली को भी काफी नुकसान हुआ था थर्ड बैटल पानीपत में और मराठास को तो हुआ ही था। तो भाई अहमद शाह अब्दाली यहाँ लूटपाट करने आया था, उसने काफी लूटा लाटी मचाई, जितना ज्यादा पैसा हो सकता था वो उतने अपने हाथी पे भर के ले गया, उसने इंडिया छोड़ दिया, मराठास की ताकत गिर गई। एक ताकतवर बचा यहां पे और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने इन वन फॉर्म और द अदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि आप आइए और राज करिए। सिंपल। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 18th सेंचुरी इंडिया को देखा जाए तो 18th सेंचुरी इंडिया खासकर 1750 के बाद का जो इंडिया है ना वो बहुत ज्यादा ना सोशली बढ़ पाया, ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बढ़ पाया और ना ही बहुत ज्यादा कल्चरली बढ़ पाया। आप देखोगे इससे पहले 1750 या 1740 से पहले का जो इंडिया था दोस्तों वो इकोनॉमिकली तो बढ़ रहा था, सोशली प्रोग्रेस नहीं हो रही थी दोस्तों, क्योंकि सोशली आपको पता है कि सोसाइटी में कास्ट सिस्टम की बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड थी, तो सोशल प्रोग्रेस तो इतनी नहीं थी, बट यस इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत थी इंडिया की। लेकिन जैसे ही देखोगे कि अंग्रेजों की एंट्री होगी, अंग्रेजों की एंट्री के बाद से ही जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का चार्ट है इंडिया का वो पहले तो ग्रेजुअली गिरेगा और फिर वो स्टीपली गिरेगा।
देखते हैं कैसे। इंडिया में एक जगह पे आपको नजर आएगी एक्सट्रीम लग्जरी और एक जगह पे आपको नजर आएगी एक्सट्रीम पोवर्टी। कैसे? अब देखिए, जो नवाब हैं, जैसे अवध के नवाब है, अब अवध के नवाब तो भैया एकदम लग्जरी में रहेंगे, लेकिन उनके अंदर जो किसान काम कर रहे हैं वो भैया बिल्कुल ही गरीबी में। ये हालात थे। अंग्रेज आएंगे बंगाल में 1757 में, सिराजुद्दौला को हरा देंगे। उसके बाद वो लूट मचाना शुरू करेंगे। तो एक तरफ तो आप देखोगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग खूब पैसा कमा रहे थे, जो नवाब था वो भी पैसा कमा रहा था, लेकिन जो लोग थे वो गरीब के गरीब होते चले जा रहे थे। तो इंडिया में आप ये देखोगे कि भाई गरीबी बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा दबाया जाएगा, और फिर जो कॉमन लोग हैं वो बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे आ जाएंगे धीरे धीरे। तो एक तरफ आपको एकदम गरीब लोग नजर आएंगे और एक तरफ आपको बिल्कुल रिच लैविश अमीर लोग नजर आएंगे। सबसे खास बात जानने वाली यह है दोस्तों कि ब्रिटिशर्स के आने के 100 साल के बाद और ब्रिटिशर्स से पहले, मान लीजिए एज अ पॉलिटिकल पावर अगर ब्रिटेन का कैरियर शुरू होता है 1757 में, तो अगर आप 1650 से लेके 1750 के पीरियड को कंपेयर करो और 1750 से लेके 1850 की पीरियड को कंपेयर करो, आप देखोगे 1650 से 1750 में जो पीजेंट थे, जो एग्रीकल्चरलिस्ट कम्युनिटी थी, उनकी हालत बहुत बेटर थी कंपेयर टू उन पीजेंट और एग्रीकल्चर कम्युनिटी की हालत जो कि 1750 से 1850 में थी। क्योंकि 1750 से 1850 में काफी बर्बादी मचाएंगे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट। 1650 से लेके 1750 में भले ही एक्सप्लॉयटेशन होता था, भले ही राजे रजवाड़े थे, लेकिन उस समय पे उन राजे रजवाड़ों ने, उन रूलर्स ने कभी भी उन इकोनॉमिक एंगल्स का, उन इकोनॉमिक कंसीडरेशंस का प्रयोग नहीं किया था जिस तरीके के इकोनॉमिक कंसीडरेशंस को ब्रिटिशर्स ने यूज किया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और उन्होंने बर्बाद किया अपने आप के लिए पैसा कमाने के लिए और इंग्लैंड में पैसा भेजने के लिए। वहीं पे 1650 से 1750 में जो राजा थे, जो लग्जरी से रहा करते थे, वो कहीं ना कहीं पैसा अपनी इकोनॉमी में पंप करते थे। अगर वो कुछ खरीदे थे, मान लीजिए कि एक राजा है, 1712 में कोई बंगाल का नवाब है, उस बंगाल के नवाब ने एक वीवर को देखा, उसने देखा कि उस वीवर ने बड़ा अच्छा सा हैंडीक्राफ्ट बनाया, उसने बुलाया और उस हैंडीक्राफ्ट को बहुत महंगा खरीद लिया। लेकिन वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा तो उस वीवर के पास गया ना, वो वीवर तो इंडियन है ना, तो पैसा तो हमारे देश के अंदर आया ना, प्रोग्रेस हमारे देश के अंदर रही। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने पैसा भेजना शुरू किया इंग्लैंड, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बीच से तोड़ना शुरू किया। और ये 1750 1740 का वो समय है जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था। सस्ते सस्ते कपड़े बनाए जा रहे थे स्टीम इंजन पावर्ड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में, तो उनकी फैक्ट्री में सस्ते सस्ते कपड़े बनने शुरू हुए। उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को तोड़ के रख दिया। इंग्लैंड में इंडिया के हैंडीक्राफ्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई 200-200%, 400-400% की, और अंग्रेजों के कपड़े खुले आम इंडियन मार्केट में बिक रहे थे। इंडिया की टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अंदर से तोड़ दिया इन अंग्रेजों ने। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर के लिए ब्रिटिश राज के दौरान भी कुछ खास नहीं किया गया। पहले भी जो एग्रीकल्चर करते थे पीजेंट, वो टेक्निकली बैकवर्ड थे, बाद में भी वो टेक्निकली बैकवर्ड रहे। एक कह सकते हैं ना, मैनुअली इंटेंसिव प्रोसेस था ये एग्रीकल्चर। और ये जो एग्रीकल्चर क्लास थी वो इतनी मेहनत करके पेड़ पौधे उगाती थी, फसल उगाती थी, बट उसको उसका फायदा मिलता नहीं था। उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को टैक्स की तरह लेके जो रूलिंग क्लास थी वो मजे करती थी, और इस एग्रीकल्चर के जो फार्मर था, कहो उसको 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खाने को ना मिले, क्योंकि उससे हद से ज्यादा टैक्स वसूलते थे जमींदार, जागीरदार और रेवेन्यू फार्मर्स। कहा ना भाई, जागीरदारी क्राइसिस हो गई, जमीन कम थी और टैक्स मांगने वाले ज्यादा थे, और वो ज्यादा टैक्स मांग रहे थे क्योंकि जागीरदारी बढ़ा दी थी। औरंगजेब के समय से मैंने आपको बताया मनसबदारी बढ़ने लगी, कम लैंड है और ज्यादा लोग आ रहे हैं उनको क्लेम करने के लिए, और ये चीज आगे भी बढ़ेगी और फिर ब्रिटिश रूल के दौरान तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर अगर हम बात करें ट्रेड और इंडस्ट्री की, तो वही मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की बहुत मांग थी फॉरेन मार्केट्स में। यूरोप में इंडिया के रुमाल, इंडिया के कपड़े, और खासकर वो कपड़े जिसमें मैनुअल वर्क हुआ करता था, काढ़ी का काम होता ना, यहां पे इंडिया के जो वीवर्स थे, जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग थे, वो लोग अपना काम करते थे, उनका सामान जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो ट्रेडर्स ले जाके उनके सामान को यूरोपियन मार्केट्स में बेचा करते थे और इनको पैसा मिलता था।
आप देखोगे कि उनके सामान को यूरोपियन मार्केट की एक्सेस ही बंद करा दी इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फॉरेन मार्केट में इंडियन सामान की एक्सेस बंद करा दी। और कैसे बंद कराई इन्होंने कि भाई जब एक फॉरेन रुमाल या कोई फॉरेन हैंडीक्राफ्ट इंडिया का पहुंचता था इंग्लैंड में, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे ये लोग 400% की। और वहीं पे उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, वहां पे सामान यहाँ पे आके फ्री में बिक रहा था। अच्छा, अंग्रेजों के आने से पहले क्या होता था? अंग्रेजों के आने से पहले ये होता था दोस्तों कि हम लोग, मतलब इंडिया जो था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अ नेट एक्सपोर्टर। हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। तो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपोर्ट करते थे। अब आप बोलोगे इंडस्ट्री कहां से आ गई इंडिया में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप हाथ से कपड़े बना रहे हो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में कपड़े के साथ साथ छोटे मोटे कोई डिजाइनर आइटम्स हो गए जो कमरे में आप सजा के रखते हैं। तो इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम्स, इस तरीके के जो कपड़े थे जो कि इंडियन मार्केट से बनते थे, बहुत ज्यादा मांगे जाते थे बाहर। तो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट क्या करते थे? तो हम लोग सिल्वर और गोल्ड इंपोर्ट करते थे। तो आज की डेट में भी इंडिया में बहुत क्रेज है सोने का। जो लेडीज हैं बहुत हद तक जो ज्वेलरी है उसको खरीदने में इंटरेस्टेड रहते थे, और उस समय पे भी ऐसा होता था। तो इंडिया बहुत ज्यादा सोना और चांदी इंपोर्ट करता था। इंडिया को हमेशा से ही माना गया है अ सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया आइटम्स ऑफ इंपोर्ट, क्या क्या इंपोर्ट होता था। तो ये आपको पर्शियन गल्फ रीजन मिल रहा है। देखिए यहां पे आपको पर्शियन गल्फ नजर आ रहा है, इसके चारों तरफ आपका पर्शियन गल्फ है। तो भाई पर्शियन गल्फ रीजन से आता था आपके पर्ल्स, हीरे आते थे, ठीक है, रॉ सिल्क आता था, डेट्स आते थे, डेट पाम तो अभी भी देखोगे गल्फ में जाओगे तो लोग ले आते हैं, ड्राइड फ्रूट्स, रोज वाटर, वूल। फिर अरेबिक एरिया से आता था, अरेबिया से आता था कॉफी, सोना, ड्रग्स, शहद। चाइना से आता था टी, शुगर, पॉर्सलिन, सिल्क। तिब्बत से आता था गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ। अफ्रीका से आता था आइवरी एंड ड्रग्स। यूरोप से आता था वुलन क्लॉथ, कॉपर, आयरन, लेड एंड पेपर। बस एक बेसिक आइडिया लीजिए, इसको नोट मत बनाने लगिएगा, हर चीज को उठा के अपनी कॉपी में नोट मत बनाइएगा। अच्छा, इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता था? तो भैया इंपॉर्टेंट है कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है। फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते थे रॉ सिल्क, और रॉ सिल्क के साथ इसी रॉ सिल्क से बने हुए सिल्क फैब्रिक्स को भी हम एक्सपोर्ट करते थे। तो सिल्क फैब्रिक्स दुनिया भर में बहुत माने जाते थे इंडिया के, कॉटन टेक्सटाइल्स दुनिया भर में बहुत माने जाते थे इंडिया में। उसके साथ साथ इंडिगो, इंडिगो की खेती होती थी ना, नील की खेती होती थी इंडिया में दोस्तों, तो इंडिगो एक्सपोर्ट होता था। साल्ट पेट्रे, ओपियम, राइस, चावल, गेहूं, चीनी, पेपर, स्पाइसेस। इनफैक्ट हमारी चीनी भी जाती थी यूरोप में। प्रीशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट होते थे। स्पाइसेस, केरला तो पूरा का पूरा स्पाइस ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उसमें जो केरला वाला जो इलाका है, मालाबार कोस्ट के आसपास का जो इलाका, वो स्पाइस ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर था, जहां पे बहुत सारे अरब ट्रेडर्स थे, चाइनीज ट्रेडर्स थे, बाद में देखो पोर्तुगीज भी घुस जाएंगे, फिर बाद में और यूरोपियन कंट्रीज आएंगी। तो इस तरीके से चीजें होती थी। अगर आप बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट सेंटर कहां थे इंडिया में, तो ये देखो, देखिए आज के सेंटर्स दिखा रखे हैं। तो भाई ढाका, उस समय के बांग्लादेश में। फिर ढाका मतलब ढाका। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद कलकत्ता में, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। वहां पे एक कॉलेज भी है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। एक्चुअली मुर्शिदाबाद में वो कॉलेज है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा एक दोस्त वहां पढ़ता था पहले। फिर पटना बिहार में आपका, सूरत आपका गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, ब्रोच जिसको भरूच भी कहते हैं, कोस्टल टाउन है गुजरात में, चंदेरी, बुरहानपुर दोनों मध्य प्रदेश में, जौनपुर यूपी में, वाराणसी यूपी में, लखनऊ, आगरा सब यूपी में, मुल्तान, लाहौर तो चलिए पाकिस्तान में चला गया, मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकागोल, विशाखापट्टनम, बैंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई, ये सब आपके सेंटर हुआ करते थे किसके? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दोस्तों। कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट वूलर मैन्युफैक्चरर्स का बेस था, यानी कि ऊनी कपड़े कश्मीर में बहुत बना करते थे। और ऑब्वियस सी बात है वहां दोस्तों ठंडी पड़ती थी, तो ऊनी कपड़े तो वहां पे बनेंगे ही, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, देखिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि पीटर द ग्रेट, पीटर द ग्रेट कहते तो जार थे, ये जार थे रशिया के, यानी रशिया के भाई डिक्टेटर रूलर। जार ने क्या बोला? जार ने बोला कि जिसने इंडिया के कॉमर्स पे कब्जा कर लिया, जिसकी धाक इंडिया के कॉमर्स पे है, उसकी धाक दुनिया की ट्रेड पे होगी, और वो यूरोप का डिक्टेटर बन जाएगा। ये बोला पीटर द ग्रेट ने, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। फिर जेटी सुंडरलैंड है, इन्होंने क्या बोला? अब ये कौन है इसमें जानने का कोई मतलब नहीं है, ये जानिए इन्होंने बोला क्या। इन्होंने बोला कि भाई इंडिया, उस समय का इंडिया यूरोप से ज्यादा इंडस्ट्रियली एडवांस था,
और ज्यादा मैन्युफैक्चर करता था इंडिया के गुड्स, जिसमें आपको कॉटन की टेक्सटाइल्स मिल जाएंगे, वुलन क्लॉथ्स मिल जाएंगे, सिल्क क्लॉथ्स मिल जाएंगे, पूरी दुनिया में फेमस थे, खासकर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बहुत फेमस थे। यहाँ की ज्वेलरी, यहाँ के प्रीशियस स्टोन्स बिकते थे वहां पे, यहाँ की पॉटरी, पोर्सलिन, सिरामिक्स, ये सब यूरोपियन मार्केट में बिका करते थे। फिर मेटल का वर्क, आयरन, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, इनके भी बहुत सारे वर्क बिकते थे वहां पे। इनके बारे में बताया गया कि इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया में इंजीनियरिंग वर्क्स गजब के थे, आर्किटेक्चर गजब का था। आर्किटेक्चर तो था ही ना गजब का, चोला, चेरा, पंड्या, चालुक्य, सबने तो टेंपल बनवाए हैं इंडिया में, और एक से एक जबरदस्त टेंपल बनवाए हैं। तो ये सब बहुत अच्छा था। इंडिया में मर्चेंट्स बहुत थे, बिजनेसेस, मर्चेंट की तो पूरी पूरी गिल्ड थी। मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में समझाया है, हिस्ट्री की। अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की हिस्ट्रीज देखी है तो, नहीं देखी तो जाके देखिए, क्लास 6, 7, 8 की मेरी एनसीईआरटी की हिस्ट्री जो मैंने बना रखी है। तो ये सब बातें कही गई हमारे देश के बारे में। फिर शशि थरूर जी ने क्या है, शशि थरूर जी ने कहा है कि भाई बंगाल के जो हैंडलूम वीवर्स है, हैंडलूम वीवर्स मतलब जो हाथ से कपड़े सीते थे, वो भाई दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक्स को प्रयोग करते थे, वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करते थे। उनका जो फैब्रिक था वो यूरोपियन ड्रेस मेकर्स के लिए बिल्कुल एलीट था, बिल्कुल टॉप का हुआ करता था। और बंगाल की जो टेक्सटाइल थी, वो जो कपड़ों को बनाती थी, वो कपड़े भाई टर्की जाते थे, इजिप्ट जाते थे, पर्शिया जाते थे, जावा इंडोनेशिया में, चाइना, जापान, यूरोप के साथ साथ इन देशों में भी जाते थे वो कपड़े। फिर आते हैं भाई शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो भाई शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी इंडिया में ठीक ठाक डेवलप हो रही थी, हालांकि वो पोर्तुगीज के लेवल की नहीं थी। पोर्तुगीज के आने से पहले ही आपका इंडिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। तो कहां कहां डेवलप हो रही थी? तो भाई आंध्र प्रदेश में डेवलप हो रही थी, महाराष्ट्र में डेवलप हो रही थी, बंगाल में डेवलप हो रही थी, केरला जो कोस्ट था कैलिकट वाला, वहां पे डेवलप हो रही थी, क्योंकि वहां से शिप निकलते थे कहां जाने के लिए? इंडोनेशिया जाने के लिए। बाई स्ट्रेट चल रहा था उस समय पे। बाद में आप देखोगे कि भाई पोर्तुगीज की एंट्री होगी, ठीक है? तो वो पोर्तुगीज जो थे, उन पोर्तुगीज ने भी बहुत सारे इंडियन मेड शिप्स को खरीदा है। कहां लिखा है? बिपिन चंद्रा में लिखा है। अब सच क्या है गलत क्या है वो तो कुछ नहीं पता, जो इस किताब में है उसको मैं आपको कहानी के फॉर्म में बता रहा हूं। कैलिकट का जो जेमोरिन लीडर था ना, ये वही जेमोरिन है जिसने वास्को डिगामा को रिसीव किया था जब वास्को डिगामा कैलिकट पहुंचा था। तो जेमोरिन ने क्या बोला? जो मुस्लिम कुंजाली मराइकर्स थे, ठीक है, तो मुस्लिम कुंजाली मराइकर्स की सी फेयरिंग एबिलिटी बहुत मानी जाती थी। कहा जाता था कि इनकी जो नेवी है, ये मतलब इनके जो शिप्स हुआ करते थे इस कुंजाली मराइकर्स के, मैं बताता हूं, लिख देता हूं इसको, KUNJALI, उसके बाद MARAIKKARS। तो ये कम्युनिटी थी मुस्लिम्स की, ये बहुत जबरदस्त शिप्स बनाते थे, इनकी सी फेयरिंग एबिलिटी बहुत थी। तो जेमोरिन जो कैलिकट का लीडर था, इसकी जो नेवी थी, वो अपनी नेवी के लिए जो शिप्स होते थे दोस्तों, वो इनसे बनवाता था, और अपनी नेवी में बहुत सारे ऐसे लोगों को डिप्लॉय भी करता था जिनकी सी फेयरिंग एबिलिटी काफी अच्छी थी दोस्तों। फिर एक शिवाजी भोसले जी थे उस समय पे, जो शिवाजी भोसले जी की जो नेवी थी, उसने पुर्तगीज को अच्छी टक्कर दी। ये सब बातें यहां कही गई हैं। तो पोर्तुगीज से आने से पहले ही हमारे कोस्टल एरिया जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल में एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, क्योंकि उस समय पे भी सी के रास्ते से ट्रेड हो रहा था। बट वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पोर्तुगीज से थोड़ी सी कम थी, बट अच्छी थी। आगे बात करते हैं स्टेटस ऑफ एजुकेशन की। भाई एजुकेशन की बात की जाए तो देखिए, एजुकेशन में हम कब थे, 18वीं शताब्दी में हम जो कुछ पढ़ते थे ना दोस्तों, वो वेस्ट के सिद्धांत को समझ नहीं पाया। वेस्ट में नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वेस्ट में साइंस पढ़ी जा रही थी। हमारे यहाँ अभी भी लिटरेचर पढ़ा जा रहा था, साहित्य पढ़ा जा रहा था, लॉ पढ़ा जा रहा था, भाई धर्म के ग्रंथ पढ़े जा रहे थे, फिलॉसफी पढ़ी जा रही थी। तो अद्वैत फिलॉसफी, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इस तरीके की चीजें पढ़ी जा रही थी। और यूरोप में क्या हो रहा था भाई? ज्योग्राफी पे काम हो रहा था, साइंस पे काम हो रहा था, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था, आप कह सकते हैं मॉडर्न थिंकिंग पे काम हो रहा था। और इंडिया में एंशिएंट लर्निंग कर रहे थे। तो जब आप एंशिएंट लर्निंग करोगे तो एडवांस चीजों को कैसे समझोगे? तो नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो वेस्टर्न का पावर्स के सामने आप कमजोर हो जाओगे। इंडिया कमजोर हुआ भी। एलिमेंट्री एजुकेशन मिलती थी तो हिंदुओं को भी मिलती थी, मुस्लिमों को भी मिलती थी। बहुत एलिमेंट्री एजुकेशन में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे। अब रिलीजियस स्क्रिप्चर का क्या करोगे? हिंदू जो स्कूल्स थे उनको पाठशाला कहा जाता था, मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल्स को मकताब कहा जाता था। वहां पे भाई बच्चों को थोड़ी बहुत मैथ सिखाई जाती थी, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। लोअर कास्ट के बच्चे कभी कभी पढ़ने पहुंच जाते थे, ज्यादातर लोअर कास्ट के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। लड़कियां तो बहुत ही कम बिकती थी,
स्कूलों में। फिर बिहार और बंगाल में हायर एजुकेशन के सेंटर को कहा जाता था टोल्स, या फिर आप कह लीजिए चातुस्पथीज। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। चातुस्पथीज या टोल्स, ये क्या थे भाई? ये थे भाई बिहार और बंगाल में सेंटर फॉर हायर एजुकेशन। फिर कुछ और फेमस सेंटर्स थे, जैसे संस्कृत एजुकेशन के लिए काशी, संस्कृत एजुकेशन के लिए जो सेंटर्स थे वो थे काशी वाराणसी में। फिर तिरहुत मिथिला में, ये सब चीजें लिख रखी, थोड़ी बहुत काम की, आप देख सकते हैं। मदरसा, मदरसा में पर्शियन और अरेबिक पढ़ाई जाती थी। पर्शियन इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि भाई कोर्ट लैंग्वेज थी वो, तो जहां पे भी मुस्लिम सुल्तान होंगे उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी। और आपको पता है मुगलों के दौरान तो पूरी की पूरी पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज रही करती थी, तो उसका इफेक्ट अभी भी था इंडिया में। फिर पर्शियन एजुकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था पटना, जिसको उस समय पे अजीमाबाद भी कहा जाता था। जो लोग कुरान पढ़ने में इंटरेस्टेड थे, मुस्लिम रिलीजन को पढ़ने में इंटरेस्टेड थे, उनके लिए अरबिक सीखने जरूरी थी, तो अरबिक सिखाने के लिए भी उस समय पे बहुत सारे स्कूल थे। तो ये था उस समय का इंडिया दोस्तों। तो अभी के लिए वीडियो खत्म कर रहा हूं, शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।